पोस्ट हेपेटिक में काजेज कौन सी हो सकती हैं जो ऑब्स्ट्रक्शन का करवाते हैं? कार्सिनोमा ऑफ हेड ऑफ द पेंक्रियाज, उसके अलावा स्टोन हो सकता है, उसके अलावा स्ट्रक्चर हो सकता है इन द बाइल डक्ट। टाइप्स ऑफ सर्कुलेटिंग बिलिरुबिन, जो बिलिरुबिन हमारे ब्लड के अंदर सर्कुलेट कर रही होती है उसकी दो टाइप्स हैं, एक कंजुगेटेड है इसको डायरेक्ट बिलिरुबिन बोलते हैं, और दूसरी अनकंजुगेटेड और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। ठीक है, आपसे कंजुगेटेड कह के या डायरेक्ट बिलिरुबिन कह के दोनों तरफ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए डायरेक्ट और कंजुगेटेड एक ही चीज है, अनकंजुगेटेड और इनडायरेक्ट एक चीज है। ठीक है, अनकंजुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनेमिया, हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, ठीक है, बिलिरुबिन ईमिया मींस इन द ब्लड, यानी कि ज्यादा बिलिरुबिन किस जगह पे है, ब्लड के अंदर। और कौन सी है, अनकंजुगेटेड। इसकी कॉजेज क्या है, वाटर इनसोल्युबल होती है, कैन नॉट बी एक्सक्रीटेड इन द यूरिन। ये जो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन है ये वाटर इनसोल्युबल है, यानी कि वाटर के अंदर सोल्युबल नहीं है, कैन नॉट बी एक्सक्रीटेड इन द यूरिन। वाटर सोल्युबल ना होने की वजह से यूरिन में इसको एक्सक्रीट नहीं किया जा सकता है। कॉजेज इंक्लूड ओवर प्रोडक्शन, इसकी कॉजेज में आ जाएगा ओवर प्रोडक्शन, फॉर एग्जांपल हीमोलाइसिस। ठीक है, हीमोलाइसिस की वजह से जो बिलिरुबिन है उसकी प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी। इम्पेयर्ड अपटेक, इम्पेयर्ड अपटेक यानी कि लिवर के जो सेल्स हैं जिन्होंने इन्हें कंजुगेटेड बिलिरुबिन या वाटर सोल्युबल बिलिरुबिन में कन्वर्ट करना है, उन सेल्स के अंदर इनकी अपटेक नहीं हो रही। किस वजह से नहीं हो रही, ड्रग्स की वजह से या इस्कीमिया की वजह से। उस कंडीशन में अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन जो है उसका लेवल ब्लड के अंदर हाई हो सकता है। उसके अलावा इम्पेयर्ड कंजुगेशन, उसके अलावा कंजुगेशन पहले तो अपटेक ही नहीं ना हो रही, अगर अपटेक हो रही है तो उसके बाद क्या हो रहा है, कंजुगेशन ही नहीं हो रही। किन कंडीशन में नहीं होती, ये कुछ सिंड्रोम्स हैं जिनमें गिलबर्ट सिंड्रोम है और फॉलिकुलर नाजार सिंड्रोम है। ठीक है, ये इन सिंड्रोम्स के अंदर भी क्या होता है कि इनकी कंजुगेशन प्रॉपर्ली नहीं होती, ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं। ठीक है, इन कंडीशन में भी कंजुगेशन नहीं होनी होगी। उसके अलावा फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, फिजियोलॉजिकल कौन सी होगी, इन द न्यूनेट्स, ये न्यूनेट्स में होगी। फिजियोलॉजिकल है, नॉर्मल है, ये खुद ब खुद खत्म हो जाती है। ठीक है, कंजुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनेमिया, अब जो कंजुगेटेड बिलिरुबिन है अगर उसका लेवल ब्लड के अंदर हाई हो तो उसकी कौन कौन सी काजेज हो सकती हैं। वाटर सोल्युबल चेंजेस द यूरिन कलर, एक तो ये वाटर सोल्युबल होती है, दूसरे नंबर पे काम क्या करेगी कि यूरिन का कलर चेंज कर देगी। कॉजेज इंक्लूड इसके ब्लड के अंदर ज्यादा होने में कौन कौन सी कॉजेज हो सकती हैं, हेपेटोसेलुलर डिसफंक्शन, जो हेपेटिक सेल्स हैं उनका जो सेल्स हैं वो प्रॉपरली काम जब ना करें, फॉर एग्जांपल क्यों नहीं काम करते, जब उनकी इन्फ्लामेशन हो जाती है। उनकी इन्फ्लामेशन कब होगी, जब वायरस की वजह से कोई इन्फेक्शन होगी, ड्रग्स, अल्कोहल, सिरोसिस, लिवर मेटास्टेसिस। लिवर मेटास्टेसिस मीन जब कोई ट्यूमर लिवर के अंदर मेटास्टेसाइज कर जाए, फॉर एग्जांपल स्मॉल इंटेस्टाइन का कोई भी स्मॉल इंटेस्टाइन का कार्सिनोमा है वो मेटास्टेसाइज करके लिवर तक पहुंच गया, या कहीं कहीं से भी कोई ट्यूमर मेटास्टेसाइज होकर लिवर तक पहुंच गया, उन कंडीशंस में हेपेटोसेलुलर जो लिवर के सेल्स हैं वो प्रॉपर्ली काम नहीं करेंगे। उसके अलावा क्या है, इमोक्रोमाटोसिस। इमोक्रोमाटोसिस होता है आयरन ओवरलोड कंडीशन, जब बॉडी के अंदर एक्सेस आयरन डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो लिवर इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोन ऑर्गन वेयर आयरन विल डिपॉजिट। ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस, ऑटोइम्यून का आप लोगों को पता है, ऑटो इम्यूनिटी विच विल कॉज हेपेटाइटिस। ठीक है, उसके बाद सेप्टिसीमिया, अगर बैक्टीरिया विद साइन एंड सिम्टम्स इन द ब्लड प्रेजेंट हो, ठीक है, if bacteria are present in the blood with signs and symptoms, that is called septicemia. It will also cause hepatic cellular dysfunction. उसके अलावा उसके बाद है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी में आप लोगों को एक दूसरी एसोसिएशन मिलेगी कि साथ में पेशेंट को क्या होगा, इम्फाइसीमा होगा, यानी कि लंग्स की एक प्रॉब्लम है जिसको इम्फाइसीमा का नाम दिया जाता है। ये दोनों प्रॉब्लम्स इकट्ठी होंगी, एक तो लिवर के अंदर अनकंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया हो रहा होगा, दूसरे नंबर पे क्या होगा, इम्फाइसीमा। बर्ड-चेरी सिंड्रोम, ये ब्लड वेसल की डिजीज है। विल्सन डिजीज,
प्रॉपर ओवरलोड कंडीशन है, मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ। राइट हार्ट फेलियर की वजह से जो राइट हार्ट है वो अच्छे तरीके से ब्लड को रिसीव नहीं करेगा। जब ब्लड को रिसीव नहीं करेगा तो ब्लड का जो प्रेशर है वो बैकवर्ड डिवेल्प होना स्टार्ट हो जाएगा। जब बैकवर्ड डिवेल्प होगा तो जो इंफीरियर वेना केवा है वो कहाँ से होकर गुजर रही है, लिवर से होके, ठीक है। तो जो लिवर की हेपेटिक वेन है वो डायरेक्टली इसमें ड्रेन हो रही होती है इंफीरियर वेना केवा के अंदर। जब बैकवर्ड प्रेशर डेवलप होगा तो लिवर के अंदर भी प्रेशर डेवलप होगा, और जब लिवर के अंदर ब्लड का प्रेशर ज्यादा डेवलप होगा तो उसकी वजह से हेपेटोसेलुलर डिस्फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। जो लिवर के सेल्स हैं वो अपना काम प्रॉपरली नहीं कर सकेंगे। उसके अलावा कौन सी है, टॉक्सिन्स, अगर किसी टॉक्सिन की वजह से कोई टॉक्सिसिटी हो गई है, ठीक है, उस कंडीशन में जो सेल्स हैं वो अपना काम छोड़ सकते हैं। कोलिस्टेसिस ड्यू टू इम्पेयर्ड ड्रेनेज ऑफ द बाइल। कोलिस्टेसिस का मतलब होता है जब जो बाइल है वो स्टे करे किस जगह पे, बाइल डक्ट के अंदर, उसके अलावा गॉल ब्लैडर के अंदर, और गॉल ब्लैडर के अंदर और बाइल डक्ट के अंदर जब स्टे करेगा तो उसका बैकवर्ड प्रेशर भी डेवलप होगा। उस कंडीशन में क्या होगा, इम्पेयर्ड ड्रेनेज की वजह से हेपेटोसेलुलर डिस्फंक्शन हो सकता है। डिजीज ऑफ द बिलियरी ट्री, उसके अलावा बिलियरी ट्री कोई भी डिजीज यानी कि स्टोन वगैरह, ठीक है, स्ट्रिक्चर वगैरह, उसके अलावा कॉन्स्ट्रिक्शंस वगैरह, कार्सिनोमा ऑफ द पैंक्रियास, ये सारी चीजें क्या करेंगी कि बाइल को बाहर जाने से रोकेंगी, बाइल को स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचने से रोकेंगी। क्योंकि बिलियरी ट्री अगर ठीक होगा तो ही बाइल लिवर से कहाँ तक पहुंच सकता है, बिलियरी स्मॉल इंटेस्टाइन तक। जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक नहीं पहुंच सकेगा तो बाइल डक्ट के अंदर या गॉल ब्लैडर के अंदर स्टे करेगा। जब इन दोनों ऑर्गन में स्टे करेगा तो उसका आहिस्ता आहिस्ता पीछे से तो कंटिन्यूसली बाइल प्रोड्यूस हो रहा है ना, जब बाइल कंटिन्यूसली प्रोड्यूस हो रहा है तो आगे उसको बाहर निकलने के लिए यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाने के लिए उससे कोई रास्ता नहीं मिल रहा तो उसका बैकवर्ड प्रेशर डेवलप होगा। जब बैकवर्ड प्रेशर डेवलप होगा तो हेपेटाइटिस कॉज करवाएगा, ठीक है। इस कंडीशन में कंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिnemia होगा, क्योंकि लिवर तो अपना काम कर रहा है, वो जो बिलिरुबिन है उसकी कंजुगेशन करवाया जा रहा है, लेकिन कंजुगेटेड बिलिरुबिन आगे स्मॉल इंटेस्टाइन तक नहीं पहुंच रही, जहां से उसकी एक्सक्रीशन होनी है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एसाइटस की। एसाइटस क्या चीज है, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्री फ्लूइड इन द पेरिटोनियल कैविटी इज कॉल्ड एसाइटस, ठीक है। एसाइटस में क्या होगा कि फ्री फ्लूइड जो होगा वो एक्यूमुलेट होगा किस जगह पे, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर। एसाइटस मोर देन 1 लीटर कॉजेज एब्डोमिनल डिस्टेंशन, यानी कि एसाइटस में क्या होगा, 1 लीटर से ज्यादा जो फ्लूइड होगा वो किसी जगह पे पेरिटोनियल कैविटी में इकट्ठा हो जाएगा। नॉर्मली इतना नहीं होता, नॉर्मली 10 to 15 ml होता है या थोड़ा सा इससे ज्यादा होगा, ठीक है। साइटस में क्या होगा, 1 लीटर से भी ज्यादा जब फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा एब्डोमिनल डिस्टेंशन कॉज करवाएगा। एब्डोमिनल डिस्टेंशन के बाद क्या होगा, शिफ्टिंग डलनेस ऑन द परकशन एंड फ्लूइड थ्रिल विल बी प्रेजेंट, ठीक है। जब भी एसाइटिस होगा उसमें शिफ्टिंग डलनेस प्रेजेंट होगी, पॉजिटिव होगी, उसके अलावा फ्लूइड थ्रिल भी पॉजिटिव होगी। ये दो टेस्ट हैं जो फिजिकल एग्जामिनेशन में आप लोगों को एससीपी के दरमियान सिखाए गए होंगे। अगर नहीं सिखाए गए तो जब आप लोगों की एससीपी होगी आप लोग उधर देख लेना कि कैसे परफॉर्म करते हैं, शिफ्टिंग डलनेस किस तरह परफॉर्म करते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो परकशन है वो किस तरह करते हैं, फ्लूइड थ्रिल किस तरह चेक करते हैं, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन में हम क्या देखेंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासाउंड में हमें पता चल जाएगा कि फ्लूइड इकट्ठा हुआ है या अगर हुआ है तो कितना हुआ है, ठीक है। उसके अलावा एसाइटिक टैप, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर हम नीडल एंटर करेंगे और नीडल एंटर करने के बाद उधर से जो फ्लूइड होगा उसको एस्पायरेट करेंगे। एस्पायरेट करने के बाद हमने क्या करना होता है, फॉर बायोकेमिस्ट्री एंड साइटोलॉजी, उसको हम बायोकेमिस्ट्री और साइटोलॉजी के लिए लैब के अंदर भेज देंगे। हम चेक करेंगे कि उसमें कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ठीक है, उसमें कौन कौन से प्रोटीन्स हैं, उसके अंदर कौन से सेल्स हैं, ये सारी चीजें चेक करने के लिए उसको हम लेबोरेटरी के अंदर सेंड कर देंगे। उसके अलावा हमने क्या चेक करना होता है, एलएफटीज के आया कि ये वाला जो एसाइटिस है कहीं ये सिरोसिस की वजह से तो नहीं हो रहा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से तो नहीं हो रहा, ठीक है, हेपेटाइटिस की वजह से तो नहीं हो रहा, ठीक है। ये चीजें कंफर्म करने के लिए हम एलएफटीज देखेंगे। सीरम एसाइटिक एल्ब्यूमिन ग्रेडिएंट, जिसको साग रेशियो भी बोलते हैं, ठीक है, सीरम एसाइटिक एल्ब्यूमिन ग्रेडिएंट।
सीरम एल्ब्यूमिन, उसके बाद देखते हैं एल्ब्यूमिन इन द एसाइटिक फ्लूइड। अगर सीरम एल्ब्यूमिन मोर देन 1.1 ग्राम पर डेसीलीटर हो, दैट मींस दैट इज ट्रांसुडेटिव, मींस उसके अंदर जो प्रोटीन कंटेंट है वो एज कंपेयर टू सीरम कम है। ठीक है, सीरम के अंदर प्रोटीन कंटेंट ज्यादा है, दैट मींस the fluid in the peritoneal cavity have protein content less than serum. ठीक है, that means that fluid will be transudative, so this ascites will be transudative ascites. उसके बाद अगर सीरम के अंदर जो प्रोटीन्स हैं लेस देन एसाइटिक फ्लूइड होंगे, ठीक है, यानी कि जो एसाइटिस में जो फ्लूइड है, पेरिटोनियल कैविटी में जो फ्लूइड है वो उसके अंदर प्रोटीन्स कंटेंट ज्यादा है, दैट इज एक्सुडेटिव एसाइटिस। ठीक है, एक्सुडेटिव एसाइटिस लेस देन 1.1 ग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सीरम एसाइटिक एल्ब्यूमिन ग्रेडियंट के अंदर समझ आ गई है क्या चीज? अभी हम ट्रांसुडेटिव की कॉजेज देखते हैं। ट्रांसुडेटिव यानी कि जिसमें प्रोटीन लेवल कम होता है, सिरोसिस में हो सकता है, हार्ट फेलियर में हो सकता है, हाइपोप्रोटीनीमिया यानी कि ब्लड के अंदर जब प्रोटीन का लेवल कम होता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में होगा। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है, प्रोटीन का लॉस और होता है प्रोटीन यूरिया के थ्रू, प्रोटीन लूजिंग इंटेरोपैथी। और प्रोटीन लूजिंग इंटेरोपैथी में क्या होगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि हमारे जो जीआई ट्रैक है वहां से प्रोटीन का लॉस हो रहा होगा। ठीक है, इन कंडीशंस में जो एसाइटिस होगा वो ट्रांसुडेटिव होगा। सिरोसिस की वजह से हो सकता है, राइट हार्ट फेलियर की वजह से हो सकता है, हाइपोप्रोटीनीमिया की वजह से होता है। हाइपोप्रोटीनीमिया किन कंडीशंस में हो सकता है? नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा लिवर की जितनी भी डिजीजेज हैं उनमें हो सकता है। ठीक है, अगर पर्सन प्रोटीन इंटेक कम कर रहे हैं उन कंडीशंस में भी हो सकता है, लेकिन वो कम है। ठीक है, रेयर काज है। और उसके अलावा प्रोटीन लूजिंग इंटेरोपैथी यानी कि जो इंटेस्टाइन है वहां से प्रोटीन जो है वो एब्जॉर्ब भी नहीं हो रहा, वहां से लॉस हो रहा है प्रोटीन्स का। उसके बाद एक्सुडेटिव की कॉज करते हैं जिसमें प्रोटीन रिच फ्लूइड होगा जिसके अंदर, यानी कि पेरिटोनियल कैविटी के अंदर जब प्रोटीन रिच फ्लूइड होता है तो उसको एक्सुडेटिव एसाइटिस बोलते हैं। ठीक है, एक्सुडेटिव एसाइटिस की कॉजेज कौन सी हो सकती हैं? मैलिग्नेंसी, किसी भी मैलिग्नेंसी यानी कि एब्डोमिनल कैविटी की कोई भी मैलिग्नेंसी हो, उस कंडीशन में जो फ्लूइड इकट्ठा होगा वो एक्सुडेटिव होगा। उसके अलावा इन्फेक्शंस, इन्फेक्शंस जब किसी भी इन्फेक्शन की सूरत में वहां पे जो फ्लूइड इकट्ठा होगा वो एक्सुडेटिव होगा, उसमें प्रोटीन कंटेंट ज्यादा होंगे। स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस और टीबी। ठीक है, यानी कि टीबी भी इन्फेक्शन कॉज करवाता है। उसके अलावा जो कोई भी और बैक्टीरिया इन्फेक्शन कॉज करवा सकता है, यानी कि नॉर्मल फ्लोरा अगर अपने नॉर्मल टेरिटरी से निकल के हमारे जो एब्डोमिनल कैविटी के ऑर्गन्स हैं उनको इन्फेक्ट करें तो वो भी पेरिटोनाइटिस कॉज करवा सकते हैं। उसके अलावा जो और दूसरी कॉज है वो कौन सी है? टीबी है। इन कंडीशन में क्या होगा, जो साइटिस का फ्लूइड होगा वो प्रोटीन रिच होगा, उसके अंदर प्रोटीन के कंटेंट ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू प्रोटीन कंटेंट इन द सीरम। इसके अब हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे? सोडियम रिस्ट्रिक्शन करवाएंगे, डायूरेटिक्स, डायूरेटिक्स में क्या देंगे? स्पाइरोलेक्टन देंगे। ठीक है, उसके अलावा थेरापेटिक असाइटिक टैप करेंगे, यानी कि अगर तो असाइटिस बहुत ज्यादा है, ठीक है, एब्डोमेन बहुत ज्यादा टेंस हो गया है, बहुत ज्यादा फ्लूइड इकट्ठा होने की वजह से, तो थेरापेटिक यानी कि ट्रीट करने के लिए हम असाइटिक टैप करेंगे। असाइटिक टैप में क्या होता है कि हम नीडल को इंटर करेंगे पेरिटोनियल कैविटी के अंदर और फ्लूइड को एस्पिरेट करना स्टार्ट कर देंगे और डायरेक्टली फ्लूइड को एस्पिरेट करके बाहर निकाल लेंगे। उसके अलावा टिप्स ट्रांसजुगुलर इंट्राहेपेटिक पोर्टोसिस्टेमिक शंट हम डाल देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, जो फ्लूइड इकट्ठा होगा वो कहाँ जाना स्टार्ट हो जाएगा? हमारे ब्लड सर्कुलेशन के अंदर, यानी कि इधर से फ्लूइड डायरेक्टली ब्लड सर्कुलेशन में जाना स्टार्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं टिप्स। उसके बाद बात करते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन की। प्रोलॉन्ग एलिवेशन ऑफ पोर्टल वीनस प्रेशर, यानी कि जो पोर्टल वीनस प्रेशर है, पोर्टल वीनस प्रेशर वो होता है, वो वीनस प्रेशर है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और लिवर के दरमियान होता है। यानी कि जो ब्लड की ड्रेनेज है हमारे जीआई ट्रैक से वो कहाँ पे जा रही होती है? लिवर के अंदर। ठीक है, और इन दो ऑर्गन्स के दरमियान अगर जो
ब्लड की सर्कुलेशन है उसका जो प्रेशर है अगर वो हाई हो जाए तो उसको पोर्टल हाइपरटेंशन बोलते हैं। ठीक है, पोर्टल हाइपरटेंशन में होगा क्या कि इसका एक तो प्रेशर प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन तक ज्यादा रहेगा। नॉर्मल प्रेशर इसका कितना होता है 5 to 6 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। नॉर्मल कितना है 5 से 6 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होगा। एक्स्ट्रा हेपेटिक पोर्टल वेन ऑब्स्ट्रक्शन कॉजेज में इसकी देख लेते हैं। एक्स्ट्रा हेपेटिक पोर्टल वेन ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। ठीक है, यानी कि जो पोर्टल वेन लिवर की तरफ आ रही है अगर उसके रास्ते में कोई ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज होने की वजह से ब्लड किस तरफ नहीं जा रहा लिवर की तरफ, तो बैकवर्ड जो प्रेशर है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसकी वजह से जो प्रेशर डेवलप होगा उसकी वजह से पोर्टल हाइपरटेंशन हो सकती है। ठीक है, सिरोसिस, सिरोसिस के अंदर क्या होगा कि नोड्यूल्स बन जाते हैं। जो लिवर है वो अपना काम, ये एंड स्टेज ऑलमोस्ट लिवर डिजीज है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि लिवर ब्लड को अच्छे तरीके से रिसीव नहीं करेगा। ठीक है, उस कंडीशन में भी क्या होगा बैकवर्ड प्रेशर डेवलप होने की वजह से पोर्टल हाइपरटेंशन हो सकती है। किसी मेलिग्नेंसी की कंडीशन में, मेलिग्नेंसी जो कि लिवर को इन्वॉल्व कर रही है, उस कंडीशन में भी पोर्टल हाइपरटेंशन हो सकती है। स्चिस्टोसोमियासिस एक वर्म की इन्फेक्शन है। ठीक है, ये वर्म जब इन्फेक्ट करेगा उस कंडीशन में भी ब्लड अच्छे से रिसीव नहीं होगा बाय द लिवर, देन द पर्सन विल डेवलप पोर्टल हाइपरटेंशन। ये कुछ कॉमन कॉजेज हैं। ठीक है, जो फर्स्ट थ्री हैं मोस्ट कॉमन है। स्चिस्टोसोमियासिस भी आप लोगों के माइंड में होना चाहिए, कौन सा वर्म है जो कि पोर्टल हाइपरटेंशन कॉज करवा सकता है। उसके बाद इसकी क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, कौन से इसके असरात आएंगे, कैसे हमें पता चलेगा कि पोर्टल हाइपरटेंशन। सिस्टेमिक हाइपरटेंशन का तो पता है ना कि हम ब्लड प्रेशर मेजर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि सिस्टेमिक हाइपरटेंशन चल रहा है। पोर्टल हाइपरटेंशन को हम किस तरह मेजर करेंगे, स्प्लीनोमेगाली होगी, कैपिटल मेडुसा। स्प्लीनोमेगाली में स्प्लीन का साइज जो होगा वो इनलार्ज होगा। कैपिटल मेडुसा में क्या होगा, विजिबल ब्लड वेसल्स ऑन द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, यानी कि एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल पे आपको विजिबल ब्लड वेसल्स मिलेंगी, बड़ी बड़ी ब्लड वेसल्स, जिस तरह स्किन के अंदर कोई वॉर्म्स नहीं फिर रहे होते इस तरह की ब्लड वेसल्स बड़ी बड़ी आपको नजर आएंगी। उसको कैपिटल मेडुसा का नाम देते हैं। ठीक है, एसोफेजियल वेरिसिस, एसोफेगस के अंदर वेसल्स यानी कि ब्लड जो वेन्स होंगी ना वो डायलेट हो जाएंगी। वेन्स जब डायलेट होंगी तो उसकी वजह से क्या होगा, अगर वो किसी वजह से, क्योंकि इजीली वो रप्चर हो सकती हैं, जब वो रप्चर होंगी तो हेमाटोमेसिस हो सकती है, यानी कि ब्लडी वॉमिटिंग हो सकती है। अगर वो स्टूल के अंदर वही ब्लड आना स्टार्ट हो जाए तो उसे मेलिना बोलते हैं। उसके अलावा रेक्टल वेरिसिस हो सकती है। रेक्टल वेरिसिस जिनको हेमरॉइड्स का नाम दिया जाता है। ठीक है, हेमरॉइड्स में भी क्या हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, इजीली ब्लीड कर सकती है। लास्ट में इसका और कौन सी इसकी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, एसाइटिस हो सकता है, क्योंकि बैकवर्ड प्रेशर डेवलप हो रहा है। बैकवर्ड जब प्रेशर डेवलप होगा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज होगा। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से जो फ्लूइड है वो लीक आउट होना स्टार्ट हो जाएगा, और लीक आउट होकर पेरिटोनियल कैविटी के अंदर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। जब पेरिटोनियल कैविटी के अंदर एक्यूमुलेट होगा तो उस कंडीशन को एसाइटिस का नाम देते हैं। अपर इन्वेस्टिगेशन में हम क्या करेंगे, अपर जीआई एंडोस्कोपी करवा सकते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी करवा सकते हैं, सीटी एमआरआई करवा सकते हैं। यानी कि इसका जो सबसे पहले आप लोगों ने काम करवाना है वो कौन सा होता है, अल्ट्रासोनोग्राफी, यूएसजी, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन जो होती है, फर्स्ट लाइन। ठीक है, उसके बाद अगर आप लोगों को ये मिल रहा है साइनस मिल रहा है तो उसके बाद आप अपर जीआई एंडोस्कोपी भी करवा सकते हैं। ठीक है, अपर जीआई एंडोस्कोपी में आपको क्या मिलेगी, एसोफेजियल वेरिसिस मिलेंगे, यानी कि एसोफेगस का जो लोअर स्फिंक्टर होगा उस जगह पे आपको डायलेटेड वेन्स नजर आएंगी। जब डायलेटेड वेन्स नजर आएंगी तो आप सस्पेक्ट कर सकते हैं कि इस पेशेंट को क्या हो सकता है कि पोर्टल हाइपरटेंशन इस पेशेंट में डेवलप हो गए। पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से ही वो वेसल्स डायलेट होती हैं। ठीक है, उसके बाद आप सीटी और एमआरआई एंजियोग्राफी करवा सकते हैं। सीटी करवाएंगे तब भी आपको पता चल जाएगा कि क्यों हो रहा है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह होगी, कोई भी तरह का प्रॉब्लम होगा तो वो आ जाएगी। उसके अलावा एमआरआई एंजियोग्राफी, एमआरआई एंजियोग्राफी में क्या होगा कि वेसल्स की हम पूरी स्टडी करेंगे कि किस जगह पे ब्लॉक है, क्यों ब्लॉक है। ठीक है, उसमें हमें क्लियर कट पता चल जाएगा। डिक्रीज प्लेटलेट काउंट ड्यू टू स्प्लीनोमेगाली, स्प्लीनोमेगाली की वजह से क्या होगा, प्लेटलेट काउंट डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि स्प्लीनोमेगाली में जो प्लेटलेट होंगे वो उनको इंगल्फ करता जाएगा, उन्हें डिस्ट्रॉय करता जाएगा। उनको जब डिस्ट्रॉय करेगा तो उनको जो काउंट है वो कम होता जाएगा। कॉम्प्लिकेशन में इसकी क्या आ सकता है,
Life threatening complications of portal hypertension is acute upper GI bleed from esophageal varices. इसकी जो लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन है यानी कि जिसकी वजह से जिंदगी को खतरा हो सकता है वो ये है कि अगर जो एसोफेगस के अंदर वेरिसेस हैं वो ब्लीड करना स्टार्ट कर दें। अगर वो ब्लीड करेंगी तो उसकी वजह से ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा होगी कि बंदा किस साइड पे जा सकता है, हाइपोवोलेमिक शॉक में जा सकता है। हाइपोवोलेमिक शॉक की वजह से क्या हो सकती है, बंदे की डेथ हो सकती है। ठीक है, उसको इमीडिएटली आईसीयू में ट्रीट करना जरूरी है। ठीक है, इमरजेंसी बेसिस पे। मैनेजमेंट में इसकी क्या है, एसोफेजियल वेरिसेस प्रिवेंशन इज नॉन ब्लीडिंग वेरिसेस बीटा ब्लॉकर्स। अगर जो वेरिसेस एसोफेजियल वेरिसेस हैं अगर वो ब्लीड नहीं कर रही देन इन दैट कंडीशन वी विल गिव बीटा ब्लॉकर्स यानी कि मेडिसिन है। फार्मा पढ़ी है ना आप लोगों ने, तो फार्मा में आप लोगों ने ये ग्रुप पढ़ा होगा कि बीटा ब्लॉकर क्या होते हैं। तो नॉन ब्लीडिंग वेरिसेस में बीटा ब्लॉकर्स देंगे। मैनेजमेंट ऑफ अक्यूट वेरिसियल ब्लीड, अक्यूट ब्लीडिंग जिसमें हो रही हो उसमें क्या करना है, रिसेक्शन रिससिटेशन एबीसी यानी कि रिससिटेट करना है पहले नंबर पे। तो एयरवे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन हमने चेक करना है। एबीसी में क्या करते हैं, एयरवे चेक करेंगे यानी कि उसका एयरवे इंटैक्ट है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमने ब्रीदिंग चेक करनी है। ब्रीदिंग में हम देखना है कि पेशेंट प्रॉपरली सांस ले रहा है या नहीं ले रहा। ठीक है, अगर नहीं ले पा रहा तो हमने उसे मैकेनिकल वेंटिलेटर में डालना है। अगर एयरवे में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो उस ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीज करना है। ठीक है, उसके बाद सर्कुलेशन को हमने देखना है कि हाँ जी ब्लड प्रेशर कैसा है, ब्लड प्रेशर ठीक है या नहीं है, हार्ट रेट नॉर्मल है या नहीं है, टैकीकार्डिया तो नहीं है। ठीक है, ये वाली सारी चीज़ें हमने यानी कि जो शॉक वाली कंडीशन है उसको हमने रूल आउट करना है। आईवी फ्लूइड्स देंगे हाइपोवोलेमिक शॉक को ओवरकम करने के लिए। पीपीआई प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स देंगे। ठीक है, जो स्टमक की एसिडिटी है उसे कम करने के लिए। प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स देंगे किसी भी इन्फेक्शन को ओवरकम करने के लिए। ठीक है, उसके अलावा टर्ली प्रेसिंग देंगे। एंडोस्कोपिक बैंड लाइगेशन और स्क्लेरोथेरेपी और बैलून टेम्पोनेट। एंडोस्कोपिक बैंड लाइगेशन में क्या होगा कि वेसल्स को लाइगेट कर देंगे। ठीक है, उनकी जब लाइगेशन करेंगे तो उस जगह पे ब्लड इकट्ठा नहीं होगा। जब ब्लड इकट्ठा नहीं होगा तो ब्लीडिंग नहीं होगी। उसके अलावा स्क्लेरोथेरेपी कर देंगे। ठीक है, उनको यानी कि एक होती है कोल्ड थेरेपी, उसमें क्या होगा कि हम ब्लड वेसल्स को कोआगुलेट करवा देंगे। जब कोआगुलेट करवा देंगे तो उनमें ब्लड इकट्ठा नहीं होगा, तो उस कंडीशन में ब्लीडिंग नहीं होगी। बैलून टेम्पोनेट हम क्या करेंगे कि लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर वाली साइड पे बलून को लेके जाएंगे। बलून को उस जगह पे जाके उसको इन्फ्लेट कर देंगे। जब बलून को इन्फ्लेट करेंगे तो क्या करेगा, वो प्रेशर क्रिएट करेगा। जब प्रेशर क्रिएट करेगा तो जो ब्लड वेसल्स होंगी उनके अंदर जो ब्लड होगा वो वापस चला जाएगा। ठीक है, और प्रेशर की वजह से जो ब्लीडिंग है, अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उस जगह पे जब भी कहीं पे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या किसी भी वजह से ब्लीडिंग होती है तो हम क्या करते हैं कि उस जगह पे कोई कपड़ा वगैरह या पट्टी या गौज रख के उसको दबा देते हैं ताकि ब्लीडिंग रुक जाए। यही काम हम बलून टेम्पोनेट में भी कर रहे हैं कि उस जगह पे बलून को लेके जाएंगे और इन्फ्लेट कर देंगे और वो उस जगह पे कंप्रेशन करेगा। कंप्रेशन की वजह से क्या होगा, ब्लीडिंग रुक जाएगी। ठीक है, उसके अलावा सेकेंडरी प्रिवेंशन में हमने क्या देना है, बीटा ब्लॉकर्स। उसमें हम सिर्फ बीटा ब्लॉकर्स दे रहे हैं जिसमें नॉन ब्लीडिंग वेरिसेस हैं। इसमें भी बीटा ब्लॉकर्स देना है लेकिन पहले नंबर पे उसको मैनेज करना है। जो एक्टिवली ब्लीडिंग हो रही है उसको मैनेज करने के बाद हमने बीटा ब्लॉकर्स देने हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सिरोसिस की। सिरोसिस में क्या होता है, डिफ्यूज हेपेटिक फाइब्रोसिस एंड नोड्यूल फॉर्मेशन। इसमें जो लिवर का पैरेन्काइमा होगा उसकी फाइब्रोसिस हो जाएगी और पूरे लिवर के अंदर नोड्यूल्स बन जाएंगे। ठीक है, सिरोसिस के अंदर होता क्यों है, वायरल हेपेटाइटिस की वजह से। यानी कि जब लॉन्ग स्टैंडिंग वायरल हेपेटाइटिस हो, हेपेटाइटिस बी और सी की वजह से। ठीक है, बहुत लंबे अरसे से चल रहा हो। ठीक है, उसके अलावा अल्कोहल इंटेक यानी कि अल्कोहलिक हो जो कि बहुत लंबे अरसे से अल्कोहल इंटेक कर रहा हो। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, ये एक नॉन अल्कोहलिक्स में होती है फैटी लिवर डिजीज, उनके अंदर ये डेवलप हो सकता है। ये भी एक क्रोनिक कंडीशन है। तीनों की तीनों जो कंडीशंस हैं ये काफ़ी ज़्यादा क्रॉनिक है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा पुरानी कंडीशंस हैं।
क्योंकि ये वाला जो सिरोसिस ऑफ द लिवर है ये आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होता है, एक्यूटली डेवलप नहीं होगा कि एक ही दिन में कोई प्रॉब्लम हुई है और सिरोसिस ऑफ लिवर डेवलप हो गया, नहीं, इसको डेवलप होने के लिए काफी ज़्यादा टाइम चाहिए। मे बी एसिम्टोमेटिक क्लिनिकली, ठीक है, कोई इसकी अलामत नजर ना आ रही हो, नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स लाइक वीकनेस, फैटीग, मसल क्रैम्प्स, वेट लॉस, नाउजिया, पीटीसी में भी प्रेजेंट, यानी कि नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं, प्रेजेंट हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। हेपेटोमेगली, लिवर का जो साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा, मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट इन अल्कोहलिक सिरोसिस, किसमें लिवर का साइज इंक्रीज होगा, हेपेटोमेगली होगी, अल्कोहलिक्स के अंदर। फीचर्स ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन और एसाइटिस में भी सीन इन एडवांस केसेस, इसके अंदर पोर्टल हाइपरटेंशन डेवलप होती है, लेकिन उसके जो अलामात हैं वो काफ़ी, यानी कि एंड स्टेज पे जाके नजर आने स्टार्ट होंगे, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होती है, उसकी वजह से इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जब डेवलप होती है तो उस वक्त उसकी फिर अलामत आना, यानी कि असाइटिस हो सकता है, पोर्टल हाइपरटेंशन, वेरिसिस हो सकती है, कैपिटल मेडुसा हो सकता है, हेमोरॉइड्स हो सकते हैं, ये सारी फीचर्स लास्ट पे आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अदर फीचर इसमें कौन सी आना स्टार्ट होंगे, अदर फीचर जिनको स्टिग्मेटा ऑफ क्रोनिक लिवर डिजीज बोलते हैं, क्लबिंग, क्लबिंग आप लोगों ने उधर जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में पढ़ा हुआ है कि क्या चीज़ है, कैसे करते हैं। पामर एरिथमा होगा, पाम्स पे एरिथमा बनेगा, ठीक है। उसके अलावा स्पाइडर नेवाई, स्पाइडर नेवाई क्या होंगी कि छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होंगी, ठीक है, जो कि एक छोटे से एरिया में आप लोगों को नजर आ रही होंगी, जस्ट लाइक स्पाइडर, ठीक है। उसके बाद गायनाकोमेस्टिया, मेल्स के अंदर जो चेस्ट है उसका जो साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ट्रीट द अंडरलाइन कॉज, इसमें जो अंडरलाइन कॉज होगी उसको ट्रीट करना है, और उसके अलावा लिवर ट्रांसप्लांट करना है, यानी कि अगर अल्कोहल इनटेक की वजह से हो रहा है तो अल्कोहल को रोकना है, ठीक है। अगर हेपेटाइटिस बी या सी की वजह से हो रहा है तो उसका ट्रीटमेंट करना है। उसके अलावा जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है उसको ट्रीट करना है।